जय हिंद दोस्तों। चलिए आज जानते हैं 712 ईस्वी के सिंध पर हुए उस आक्रमण के बारे में। एक ऐसी घटना जिसने आप कह सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो आखिर हुआ क्या था? ये कहानी है एक जिद्दी राजा की, एक बहुत ही एम्बिशियस गवर्नर की और एक ऐसे टीनेज जनरल की जिसके फैसलों ने सच में इतिहास की धारा ही मोड़ दी। चलिए इस पूरी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। कहते हैं ना कि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल में आग लगा सकती है। बस हमारे इतिहास की इस कहानी में वो चिंगारी थी सिंध का देबल बंदरगाह। यहाँ पास में कुछ समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया और खजाने से लदे हुए जहाज़ों को लूट लिया। आप देखिए, जैसे ही ये खबर उमैयद खलीफा के बहुत ही पावरफुल गवर्नर अल हज्जाज तक पहुंची, वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसके लिए ये सिर्फ एक लूट नहीं थी, नहीं, ये तो उसके अधिकार को, उसकी सत्ता को सीधी चुनौती थी। तो उसने फौरन सिंध के राजा दाहिर को एक कड़ा फरमान भेजा, डाकुओं को पकड़कर सजा दो और जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करो। और राजा दाहिर का जवाब वो इतिहास की शायद सबसे बड़ी गलतियों में से एक था। अल हज्जाज के लिए ये कोई बहाना नहीं था, ये तो खलीफा की सत्ता को एक खुली चुनौती थी। और बस यहीं से सिंध पर एक भयानक हमले की कहानी शुरू हो गई। लेकिन रुकिए, ये मामला सिर्फ एक राजा और एक गवर्नर के बीच का नहीं था। असल में ये तो दो अलग अलग दुनियाओं, दो बहुत बड़े साम्राज्यों के टकराने की शुरुआत थी। देखिए, एक तरफ था उमैयद खलीफा। सोचिए, स्पेन से लेकर फारस तक फैला हुआ एक बहुत बड़ा, एकदम ऑर्गेनाइज्ड और लगातार फैलता हुआ साम्राज्य। और दूसरी तरफ था अपना भारतीय उपमहाद्वीप। धन दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन राजनीतिक तौर पर छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ, और ये राज्य अक्सर आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। और इन दो बड़ी ताकतों के ठीक बीच में फंसा था सिंध का अमीर राज्य। राजा दाहिर के राज में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग हब था, लेकिन अब ये सिर्फ एक व्यापारिक केंद्र नहीं रह गया था। अब ये एक बड़े साम्राज्य की भूख का अगला शिकार बनने वाला था। अब इस बड़े हमले की कमान किसे सौंपी जाए? यहाँ अल हज्जाज ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने इस मुश्किल काम के लिए चुना अपने ही भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को, जो खुद अभी बस एक टीनेजर था। जी हाँ, सिर्फ 17 साल का। यकीन करना मुश्किल है ना? लेकिन उसकी उम्र पर बिल्कुल मत जाइएगा। कासिम इस छोटी सी उम्र में ही एक बहुत काबिल कमांडर बन चुका था, अपनी काबिलियत साबित कर चुका था। और वो कोई मामूली सेना लेकर नहीं आ रहा था। उसे दी गई थी उस जमाने की सबसे मॉडर्न आर्मी। सोचिए, 6000 इलीट सीरियाई घुड़सवार, 6000 ऊंट सवार और उसका सबसे खतरनाक हथियार 5 विशाल मंजनिक। ये असल में बहुत बड़ी बड़ी कैटapults थीं, जिन्हें समुद्र के रास्ते लाया गया था। और इनमें इतनी ताकत थी कि ये किसी भी मजबूत से मजबूत किले की दीवारों को तोड़ सकती थीं। तो मोहम्मद बिन कासिम की सेना ने सबसे पहले घेरा देबल शहर को। कई हफ्तों तक ये घेराबंदी चली। फिर एक दिन एक मंजनिक से फेंका गया एक भारी पत्थर सीधा शहर के मेन मंदिर के झंडे वाले खंभे से जा टकराया। अब झंडे का गिरना सिर्फ एक झंडे का गिरना नहीं था, ये शहर के रक्षकों के हौसले का टूटना था। बस इसके बाद शहर पर कब्जा करने में ज्यादा देर नहीं लगी, और ये बाकी पूरे सिंध के लिए एक खूनी चेतावनी थी। देवबल के गिरने के बाद तो कासिम की सेना के लिए रास्ता जैसे खुल ही गया। नेरून और सहवान जैसे बड़े बड़े शहरों ने तो बिना लड़े ही सरेंडर कर दिया। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों हुआ? इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी राजा दाहिर का अपनी ही जनता के बीच अनपॉपुलर होना। वो एक ब्राह्मण राजा थे और उनकी बड़ी बौद्ध आबादी और जाट जनजातियों से बनती नहीं थी। तो इन लोगों ने कासिम के हमले को एक मौके की तरह देखा और उन्होंने आक्रमणकारियों का साथ दे दिया। और यही अंदरूनी फूट कासिम के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन गई। तो अब कहानी अपने सबसे डिसाइसिव मोड़ पर आ चुकी थी। सिंध की किस्मत का फैसला होना था सिंधु नदी के किनारे अरोर के मैदान में। यहीं पर राजा दाहिर ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा कर ली थी। ये आखिरी लड़ाई थी, द फाइनल बैटल। राजा दाहिर अपने बड़े से युद्ध हाथी पर सवार होकर बहुत बहादुरी से लड़े। उनकी सेना भी बहुत बड़ी थी, लेकिन तभी एक जलता हुआ तीर सीधा दाहिर के हाथी को जा लगा। अब दर्द से हाथी बिधक गया और बेकाबू होकर मैदान से भागने लगा। हालांकि दाहिर ने किसी तरह उसे कंट्रोल किया और लड़ाई में वापस लौटे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक और तीर आया और राजा की जान ले ली। और जैसे ही सेना ने अपने राजा को गिरते देखा, उनका मनोबल पूरी तरह टूट गया और पूरे मैदान में भगदड़ मच गई। लड़ाई में हार के बाद अरोर के किले के अंदर जो हुआ वो एक बहुत बड़ी त्रासदी थी।
राजा दाहिर की पत्नी रानीबाई और दूसरी महिलाओं ने दुश्मन के हाथों बंदी बनने के अपमान से बचने के लिए जौहर कर लिया। मतलब उन्होंने खुद को आग के हवाले कर दिया। ये सिंध के शाही खानदान का एक बहुत ही दुखद अंत था। तो सिंध पर अब कब्जा हो चुका था, तलवारें म्यान में जा चुकी थीं और अब वक्त था एक नया सिस्टम बनाने का। और यहाँ मोहम्मद बिन कासिम एक बहुत ही कुशल एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका निभाई। यहाँ कासिम ने एक बहुत ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल पॉलिसी अपनाई। उसने हिंदुओं और बौद्धों को धिम्मी का दर्जा दिया, जिसका मतलब था प्रोटेक्टेड पीपल या संरक्षित लोग। इसका सीधा सा मतलब ये था कि वो लोग जजिया नाम का एक खास टैक्स देकर अपने धर्म को मानने के लिए आज़ाद थे। अब ये सिर्फ धार्मिक टॉलरेंस की बात नहीं थी, ये एक शानदार स्ट्रैटेजी थी ताकि नए जीते हुए इलाके में शांति बनी रहे और कोई बड़ा विद्रोह न हो। 712 ईस्वी के इस हमले का असर आने वाली कई सदियों तक महसूस किया गया। इसने सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में पहली मुस्लिम पॉलिटिकल पावर ही स्थापित नहीं की, बल्कि इसने कल्चर और नॉलेज के लेन देन का एक नया दरवाज़ा भी खोल दिया। भारत का ज्ञान, जैसे ज़ीरो का कॉन्सेप्ट, एस्ट्रोनॉमी, ये सब अरब दुनिया तक पहुंचा। लेकिन शायद सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस जीत ने भविष्य में होने वाले हमलों के लिए एक रास्ता खोल दिया, और इसी रास्ते पर चलकर आगे दिल्ली सल्तनत और फिर महान मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि 712 ईस्वी की एक घटना असल में थी क्या? क्या ये सिर्फ एक बेरहम फौजी जीत थी, या फिर एक ऐसे कल्चरल एक्सचेंज की शुरुआत जिसने इस पूरे इलाके को हमेशा के लिए बदल दिया? सच तो यह है कि इसका जवाब शायद इन दोनों के बीच में ही कहीं है। इसकी लेगेसी बहुत कॉम्प्लेक्स है और आज भी हमारे प्रेजेंट पर इसका असर दिखता है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद।